साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षा में एक नींव का काम करेगी। इसी संबंध में पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोट्स, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस या सुकरात? इसका सही आंसर होगा हेरोडोट्स। देखिए, यूनानी लेखक हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनका समय 5वीं शती ईसा पूर्व माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इस पुस्तक में भारत फारस संबंधों का विवरण हमें देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से अनुश्रुतियों पर आधारित है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और सूची दो में उनसे संबंधित लेखक हैं। अष्टाध्यायी का संबंध जो है वो पाणिनि से मिलेगा और ये संस्कृत व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। वहीं महाभाष्य की बात करें तो इसके रचनाकार हैं पतंजलि। ये अष्टाध्यायी पर एक टीका है। निरुक्त की बात करें तो ये पुस्तक व्यास के द्वारा लिखी गई है, जो कि वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। वहीं वार्तिक की बात करेंगे तो इसका संबंध कात्यायन से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। देखिए, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इस ग्रंथ में हमें मौर्य इतिहास के बारे में प्रकाश पड़ता है, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कुलहीन भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा विशाखदत्त। देखिए, विशाखदत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत का एकमात्र ऐसा नाटक है जो नायिका विहीन है। इसमें चाणक्य की योजनाओं पर नंद वंश के पतन का वर्णन हमें देखने को मिलता है और ये जासूसी यानी गुप्तचर प्रणाली पर विस्तृत जानकारी हमें देता है। तो सही आंसर होगा विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी चारों। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस ये चारों ही गुप्त काल में लिखी गई हैं। और अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने, मेघदूतम की कालिदास ने, जो कि एक खंड काव्य है, और मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दश कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? सूरदास, दंडिन, तुलसीदास या कालिदास? सही आंसर होगा इसका दंडिन। दश कुमार चरित की रचना दंडिन यानी दंडी ने की थी। इसमें 10 कुमारों यानी राजकुमारों के रोमांचक चरित्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अन्य विकल्पों पर भी प्रकाश डालें तो सूरदास ने सूरसागर साहित्य लहरी की रचना की। वहीं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की। कालिदास की बात करें तो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। तो इस प्रकार दश कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड आ गया फिर से, दश कुमार चरित किसने लिखा है? तो ये दंडी ने लिखा है। भारवी की बात करें तो भारवी जी ने कीर्तार्जुनीयम लिखी है। वहीं बिल्हड़ ने विक्रमांगदेव चरित की रचना की, जो कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। वहीं सोमदेव ने कथा सरित सागर इसकी रचना की थी। तो जो हमारे ऑप्शंस अलग अलग हैं उन्हें भी हमें डिटेल में एक एक करके देखना रहता है। इसी से आगे नए क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, हरिशेन, चंद्रबरदाई या कालिदास? तो इसका सही आंसर होगा कालिदास। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित है। इसमें शिव पार्वती के पुत्र यानी कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाओं में हर्षचरित और कादम्बरी मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगी।
वहीं चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो मालविकाग्निमित्रम इन्होंने लिखा है, कुमार संभवम भी लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा है, लेकिन जानकी हरणम जो है ये इनकी रचना नहीं है और यही इसका आंसर होगा। जानकी हरणम कालिदास की रचना नहीं है, ये कुमार दास की रचना है। प्रश्न में नाटक शब्द का प्रयोग शिथिल अर्थ में हुआ है क्योंकि मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक हैं, जबकि कुमार संभवम जो है वो एक महाकाव्य है, ये नाटक नहीं है, पर ये कालिदास के द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानकी हरणम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम और ऋतु संहारम। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो है वो भवभूति की प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में मालती माधव और महावीर चरित भी है। कालिदास की रचनाओं की बात करें तो मेघदूतम और ऋतु संहारम जो हैं वो खंड काव्य गीति काव्य हैं, वहीं कुमार संभवम जो है वो एक महाकाव्य है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित किससे है? नाट्यशास्त्र से, सूरसागर से, नाद विनाद से या सूफीनामा से? सही आंसर होगा नाट्यशास्त्र। भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नाट्य कला का बाइबल ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, जिसके रचनाकार भरत मुनि हैं। ये संगीत, नृत्य और अभिनय का प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सुमेलित करना है कथन 1 और कथन 2 को। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र और कल्हड़ की रासतरंगिणी। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? आंसर है रासतरंगिणी। कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक रासतरंगिणी है। इसका अर्थ है राजाओं की नदी। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में लगभग 1148 से 1150 ईस्वी में हुई थी। इसके रचनाकार जो हैं, जबकि अन्य रचनाओं की बात करें तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं, अन्य नाम इनका चाणक्य था, और इंडिका के रचनाकार मेगस्थनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित रासतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास के रूप में माना जाता है। इसमें कुल 8 तरंग यानी अध्याय हैं और लगभग 8000 श्लोक इसमें समाहित हैं। यह महाभारत शैली में लिखी गई रचना है। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। पाणिनि जो हैं वो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे और वे नंद वंश के समकालीन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हेरोडोट्स जो हैं उन्होंने हिस्टोरिका की रचना की और इन्हें इतिहास के पिता के रूप में हम जानते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की जो कि एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और योग व्याकरण पर ये एक टीका है। विशाखदत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस की इन्होंने रचना की जो कि मौर्यकालीन एक ग्रंथ है और ये जासूसी नाटक के रूप में विख्यात है। दंडी ने दश कुमार चरितम की रचना की, वहीं कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम इनकी रचना की और ये रचना गुप्त काल में की गई है। अमरकोश की बात करें तो इन्होंने, माफ़ कीजिएगा, अमर सिंह की बात करें तो इन्होंने अमरकोश की रचना की जो कि शब्दकोश था। भवभूति ने उत्तर राम चरितम की रचना की, वहीं भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की जो कि संगीत नृत्य का मूल है। कल्हड़ ने रासतरंगिणी की रचना की जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और ये 12वीं सदी का है। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की तो भारवी ने कीर्तार्जुनीयम की रचना की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्हड़ की रासतरंगिणी
की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवहो ने लिखी थी, वो कौन सी थी? गौडवहो जो रचना की थी वो किसने की थी? संध्याकालीन नंदिन द्वारा, वाकपति के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा या विल्हड़ के द्वारा? तो गौडवहो की रचना वाकपति के द्वारा की गई है और ये पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखी गई है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा वाकपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो भारवी ने जो है कीर्तार्जुनीयम की रचना की, तो हर्ष ने नागानंद और की रचना की। अन्य रचनाओं की बात करें हर्ष की, तो रत्नावली और प्रियदर्शिका भी इनकी रचना है। कालिदास की बात करें तो इनका संबंध मालविकाग्निमित्रम से है और राजशेखर का संबंध कर्पूर मंजरी से है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, कीर्तार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा भारवी। इसकी जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। यह संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारवी। अगला सवाल है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए हैं कूट और सही उत्तर का इसमें हमें चयन करना है। पहला है नैषधीय चरित्र, दूसरा है कीर्तार्जुनीयम, तीसरा है शिशुपाल वध और चौथा है दश कुमार चरितम। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1, 2, 3, यानी नैषधीय चरित्र, कीर्तार्जुनीयम और शिशुपाल वध इनका संबंध है, दश कुमार चरित का संबंध नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। कीर्तार्जुनीयम जो है उसकी रचना भारवी ने की थी और ये महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। वहीं शिशुपाल वध जो है उसकी रचना माघ ने की थी और ये महाभारत से प्रेरित है, जिसमें कृष्ण जी के द्वारा शिशुपाल वध का वर्णन किया गया है। वहीं नैषधीय चरित की रचना श्रीहर्ष ने की और ये महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित है। वहीं अगर हम दश कुमार चरितम की बात करें तो ये दंडी की रचना है और ये एक गद्य काव्य है और ये महाभारत पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। और इन तीनों को, यानी ये जो रचना है नैषधीय चरित, कीर्तार्जुनीयम और शिशुपाल वध, इनको संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमिलित करना है। विशाख दत्त ने नाटक की रचना की जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और एक और नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने वृहद संहिता की रचना की थी। वहीं चरक ने चिकित्सा शास्त्र से संबंधित थे और ये कनिष्क के राजवैद्य भी थे। वहीं ब्रह्मगुप्त की बात करें तो इनका संबंध गणित से है और इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो किया था। इस प्रकार इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। चरक का संबंध हो जाएगा चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त का संबंध हो जाएगा गणित से, वराहमिहिर का संबंध हो जाएगा ज्योतिष या खगोल से और विशाख दत्त नाटककार हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद का एक प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। इसकी रचना कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य चरक ने की थी। यह
काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन का प्रधान ग्रंथ माना जाता है। अगला सवाल है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 60 अध्याय और 8 खंड, 120 अध्याय और 8 खंड, 100 अध्याय और 5 खंड और 80 अध्याय और 7 खंड। तो इसका सही आंसर है बी, 120 अध्याय 8 खंडों में विभाजित है। इसके 8 खंड हैं, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक और अमरकोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकोश। अमरकोश जो है वो गुप्तकालीन विद्वान अमर सिंह द्वारा रचित संस्कृत का प्रसिद्ध कोश यानी डिक्शनरी है। वहीं वारामिहिर की प्रसिद्ध रचनाओं या प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आएंगी पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक। ये इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर या मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर? तो ये आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। वराहमिहिर कृत पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। वराहमिहिर की इसमें कुल 5 सिद्धांतों का वर्णन है, जिनमें पोलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य और पैतामह सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है। रोमन और पोलिश सिद्धांत स्पष्ट रूप से यूनानी प्रभाव को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार ये किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, कामंदक, चरक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कामंदक। नीतिसार की रचना कामंदक ने की थी। ये गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल की रचना मानी जाती है। ये ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सार संक्षेप है और राजनीति विषय पर ये आधारित है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी, कामंदक। अगला सवाल है, इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है, कालिदास का रघुवंश, ये सही सुमेलित है। भास ने स्वप्नवास व दत्तम की रचना की, ये भी सही है। सुबंधु ने कादम्बरी की रचना की, ये गलत है क्योंकि सुबंधु ने इसकी रचना नहीं की है। इसकी रचना जो की है वो बाण भट्ट ने की है। और सुबंधु की बात की जाए तो ये संस्कृत के गद्यकार थे जिनकी प्रसिद्ध रचना थी वासवदत्ता। वहीं हर्ष ने रत्नावली की रचना की। तो इस प्रकार आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुबंधु कादम्बरी, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न है और प्रश्न पूछा ये गया है कि मिलिंद पन्हो ये क्या है? संस्कृत का नाटक है, जैन वृतांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न एक पाली ग्रंथ है। ये बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन शासक के बीच दार्शनिक संवाद हमें देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा पाली ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डायडो डायोडोरस सेकेंड, डेमेट्रियस, मिनेंडर या स्ट्रेटो वन? सही आंसर हो जाएगा मिनेंडर। ये ग्रंथ हिंद यवन शासक मिनांडर, जिसे भारतीय साहित्य में मिलिंद कहा गया है, उस पर प्रकाश डालता है। इसमें मिनांडर के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने और उसके दार्शनिक प्रश्नों का विवरण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन है? नागार्जुन, नागसेन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? तो इसका आंसर होगा नागसेन। व्याख्या देखते हैं इसकी। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन ने
राजा के गूढ़ प्रश्नों को उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया था, जिसके बाद राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा नागसेन। अगला सवाल पर बढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। वाक्पति की रचना है गौडबहु, जो कि प्राकृतिक भाषा पर है और ये यशोवर्मन पर आधारित है। भारवी ने कीर्तार्जुनीयम की रचना की, जो कि महाभारत पर आधारित है। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की, जो कि नल दमयंती की कहानी पर आधारित है। कामंदक ने नीतिसार की रचना की, जो कि राजनीति पर प्रेरित है। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की, तो वहीं सुबंधु ने वासवदत्ता की रचना की। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, जो कि एक शब्दकोश या डिक्शनरी है। चरक की बात करें तो इन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसमें 120 अध्याय हैं, जो कि चिकित्सा से संबंधित हैं। वाराहमेर की बात की जाए तो इन्होंने खगोल विज्ञान पर अपने बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका आदि को लिखा। इसमें यूनानी प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गणितज्ञ थे और इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मिलिंद पन्हु की बात करें तो ये इसकी भाषा जो है वो पाली भाषा है। ये एक बौद्ध साहित्य है, जिसमें शासक मिनेंडर और भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद को बताया गया है। बृहत्त्रयी की बात करें, जो कि संस्कृत महाकाव्य हैं, इसके अंतर्गत कीर्तार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरित इनका उल्लेख आता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिलिंद पन्हु महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है। ये किस भाषा पे है? तो इसका आंसर होगा पाली। मिलिंद पन्हु यानी मिलिंद के प्रश्न एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें हिंद यवन शासक मिनेंडर यानी मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक संवादों का वर्णन है। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के कठिन सिद्धांतों को प्रश्नोत्तर के रूप में हमें समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नेतिपकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण उपर्युक्त में से कौन से जैन साहित्य हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण, यही जैन धर्म के ग्रंथ हैं। परिशिष्ट पर्वन की बात करें तो इसके लेखक हैं हेमचंद्र और ये एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं। वहीं त्रिषष्टि लक्षण महापुराण जो है, जिसके लेखक जिनसेन हैं और गुणभद्र हैं, ये भी एक जैन ग्रंथ है। वहीं नेतिपकरण की बात करें तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। वहीं अवदान शतक जो है, ये भी बौद्ध साहित्य से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 और 4। क्वेश्चन है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। अवदान शतक, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, मिलिंद पन्हु या दीपवंश। इसका सही आंसर होगा मिलिंद पन्हु। देखिए, मिलिंद पन्हु जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। इसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, ये ग्रंथ नागसेन के द्वारा रचित है। ये ग्रंथ न केवल धर्म बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज और आर्थिक जीवन की झलक भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा मिलिंद पन्हु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो हमें 3 जो सही होंगे और 1 सही नहीं होगा विकल्प। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, ये सही सुमेलित है। बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल्हा की है, ये भी सही सुमेलित है। शत्रुसाल रासो की डूंगर सिंह, ये भी सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है खुमाण रासो करणी दान की। देखिए, खुमाण रासो जो है ये दलपति विजय की रचना है, ना कि करणी दान की। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा खुमाण रासो। अगला क्वेश्चन है, दरबारी कवि और उनके संरक्षण से संबंधित एक प्रश्न आया है। इसमें दरबारी कवि को
कौन से राजा ने संरक्षण दिया था उसकी सूची दी हुई है, उससे सुमिलित करना है। तो अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कालिदास को संरक्षण दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, और वे उनके नवरत्नों में से एक थे। हरिशेन की बात करें तो इनको संरक्षण दिया था समुद्रगुप्त ने, और ये इनके दरबारी कवि थे और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। वहीं बाणभट्ट की बात की जाए तो इनको संरक्षण हर्षवर्धन ने दिया था, और ये हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। तो सही विकल्प होगा बी, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या जयचंद्र। तो इसका सही आंसर होगा जयसिंह। देखिए, कल्हड़ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी, जो कि 1148 से 1149 ईस्वी के बीच पूरी की। उस समय कश्मीर के शासक थे जयसिंह, जो कि लोहार वंश के शासक थे। जयसिंह का शासनकाल जो था वो 1128 से लेके 1115 ईस्वी तक माना जाता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक लेखन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8, 9, 10 या 11? तो इसका सही आंसर होगा 8 तरंग। देखिए, राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग यानी अध्याय हैं। इसमें लगभग 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास हमें देखने को मिलता है। चौथे से छठे तरंग में कारकोट और उत्पल वंश का इतिहास है। वहीं 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 8। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन है बिल्हड़ एवं मेरुतुंग, बिल्हड़ एवं मम्मट, जोनराज एवं मेरुतुंग या जोनराज एवं श्रीवर। इसका सही आंसर होगा डी, यानी जोनराज एवं श्रीवर। कल्हड़ की मृत्यु के बाद कश्मीर के इतिहास लेखन को जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने आगे बढ़ाया। यह कार्य कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन के संरक्षण में किया गया। इसे द्वितीय राजतरंगिणी और तृतीय राजतरंगिणी भी कहा जाता है। सही आंसर होगा जोनराज एवं श्रीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति या भास? तो इसका सही आंसर होगा अश्वघोष। सौंदरानंद महाकाव्य की रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो वो एक है बुद्ध चरितम, जो कि बुद्ध की जीवनी पर आधारित है, और एक है सारीपुत्र प्रकरण, जो कि एक नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, इसके लेखक कौन थे? बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को एक कुशल लेखक भी माना जाता है। उन्होंने संस्कृत के 3 नाटकों की रचना की, जिनमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद आते हैं। बाणभट्ट जो थे वो उनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। तो इस प्रकार सही आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका का उन्होंने किया था, नागानंद का भी किया था और रत्नावली का किया था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। देखिए, जो हर्षचरित है इसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी, बल्कि उनके दरबारी कवि बाणभट्ट जो थे उन्होंने इसकी रचना की थी। तो इसलिए प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली रचनाएं हैं हर्ष की। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? अब आप बता सकते हैं इसका आंसर। हर्षचरित, कादम्बरी, देवी चंद्रगुप्तम या प्रियदर्शिका? तो इसका आंसर होगा प्रियदर्शिका। हर्षचरित और कादम्बरी इनकी रचना जो की थी वो बाणभट्ट ने की थी। वहीं देवी चंद्रगुप्तम जो रचना है
वो विशाखदत्त की रचना है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता या अष्टांग हृदय? तो इसका सही आंसर होगा बृहत संहिता। देखिए, बृहत संहिता जो है वो एक विश्वकोशीय ग्रंथ है, यानी इंसाइक्लोपीडियक टेक्स्ट है, जिसकी रचना गुप्त काल में वारामिहिर के द्वारा संस्कृत में की गई थी, जिसमें खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्रकृति इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विविध विषयों का समावेशन है। तो इसका सही आंसर होगा बृहत संहिता। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के वे संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर ये क्यों प्रसिद्ध थे? जैन साधु के रूप में, नाटककार के रूप में, मंदिर वास्तुकार के रूप में या दार्शनिक के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा नाटककार के रूप में। भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध नाटककार थे। भवभूति 8वीं सदी में कन्नौज के शासक यशोवर्मा के दरबार में थे। वहीं भवभूति की प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो इसमें मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम विशेष उल्लेखनीय हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इनमें हमें सही सुमेलित युग्मों का चयन करना है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की, ये सही है। बुद्धचरित की रचना वसुबंधु ने की, ये गलत है। देखिए, बुद्धचरित की रचना जो की थी वो अश्वघोष ने की थी, तो 2 कट जाएगा। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त, ये भी सही है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट, ये भी सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मिलिंद पन्हो जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसे पाली भाषा में लिखा गया। इसमें शासक मिनेंडर और भिक्षु नागसेन का संवाद है। इसी के अंतर्गत हमें कृषि की 8 अवस्थाओं का वर्णन देखने को मिलता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र, और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, इसके रचनाकार जिनसेन हैं। राजतरंगिणी की बात करें तो इसके लेखक कल्हण हैं, जो कि लोहार वंशी शासक जयसिंह के समय में थे, 1148 ईस्वी में। इसके विस्तार की बात करें तो राजतरंगिणी में 8 तरंग यानी अध्याय हैं और 7826 श्लोक हैं। इसे आगे बढ़ाने का काम जोनराज और श्रीवर ने किया जैनुल अब्दीन के काल में। हर्षवर्धन के नाटक की बात करें तो इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की, जबकि हर्षचरित की रचना जो की थी वो बाणभट्ट ने की थी, जो इनके दरबारी कवि थे। अश्वघोष की रचनाओं की बात करें तो इन्होंने बुद्धचरित और सौंदरानंद की रचना की और ये कनिष्क के दरबारी थे। बृहत संहिता की बात करें जो कि वारामिहिर द्वारा रचित है, यह एक विश्वकोशीय ग्रंथ है। भवभूति की बात करें तो ये इन्होंने उत्तर रामचरितम की रचना की और ये एक प्रसिद्ध नाटककार हुए। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। वहीं खुमाड़ रासो की रचना दलपति विजय जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं, ये गलत है। इसका डिटेल भी हम लोग साथ साथ पढ़ते चलेंगे। देखिए, पाणिनि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से नहीं था, बल्कि नंदवंश महापद्म नंद के ये समकालीन थे या उससे पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। इनकी रचना की बात कर लें तो इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। वहीं हम अमर सिंह की बात करें, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अमर सिंह हर्षवर्धन के नहीं बल्कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे।
और ये प्रसिद्ध कोशकार थे जिन्होंने अमरकोश की रचना की थी। तीसरा क्या ऑप्शन है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। ये एकदम करेक्ट है क्योंकि ये इनके नवरत्नों में शामिल थे। इस प्रकार कथन पहला और दूसरा गलत है, तीसरा कथन सही होगा। आंसर होगा केवल 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूची 1 में ग्रंथकार के नाम दिए हैं और सूची 2 में मूल ग्रंथ की बात की गई है। हमें सुमेलित करके बताना है कि क्या सही होगा। वारामिहिर ने वृहद संहिता की रचना की थी जो कि गुप्तकालीन खगोल शास्त्री ग्रंथ है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना की और इनका दूसरा प्रसिद्ध नाटक भी हुआ जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, और विल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। विक्रमांक देवचरित कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र चित्रण है। अतिरिक्त जानकारी की बात कर लें तो प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की थी। तो इस प्रकार ए का हो जाएगा 3, ये दोनों कट जाएंगे, ए का 3 हो जाएगा। विशाख दत्त का हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम यानी बी का 4, बी का 4, बी का 4 इन दोनों में है। फिर देखेंगे शूद्रक की मृच्छकटिकम सी का 2, तो आंसर मिल गया बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साहित्यिक कृति एक तरफ दी गई है और रचनाकार एक तरफ दिए गए हैं और हमें कितने युग्म सही हैं उनके बारे में बताना है। पहला दिया गया है देवी चंद्रगुप्त, रचनाकार का नाम दिया गया है विल्हड़ जो कि गलत है। देवी चंद्रगुप्त की रचना भी हमने पूर्व में देखा, उसके रचयिता थे विशाख दत्त, तो पहला गलत हो गया। दूसरे युग्म की बात करें हमीर महाकाव्य, जिसका आंसर दिया गया है नयचंद्र सूरी, ये सही है। तीसरा है मिलिंद पनो जो कि नागार्जुन से संबंधित है, ये गलत है क्योंकि मिलिंद पन्हो की रचना पाली ग्रंथा बौद्ध शिक्षु नागसेन और राजा मिनांडर के संवाद पर आधारित है, नागार्जुन से नहीं है, ये गलत होगा। चौथा क्या है, नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी, ये सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही हैं, यानी हम्मीर महाकाव्य के नयचंद सूरी और नीति वाक्यामृत के सोमदेव सूरी, यही सही है, बाकी दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला सोर्स कौन सा है? पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी यानी उपर्युक्त सभी। ये सभी सोर्सेज परमार वंश की जानकारी हमें देते हैं। नवसहसांक चरित इसके लेखक जो हुए वो पद्मगुप्त परिमल थे। प्रबंध चिंतामणि इनके लेखक जैन विद्वान मेरुतुंग थे। और उदयपुर प्रशस्ति की बात कर लें तो इसमें परमार शासकों विशेषकर राजा भोज की उपलब्धियों और परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से हुई है, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत युग्म का चयन करना है। कर्पूर मंजरी हर्ष, यही सही मिल गया क्योंकि कर्पूर मंजरी हर्ष की रचना नहीं है, बल्कि गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि राजशेखर ने इसकी रचना की थी और ये प्राकृत भाषा का एक नाटक है। हर्ष की रचनाओं की बात कर लें तो इसमें रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद सर्वाधिक प्रचलित हैं। वहीं ये 3 जो हैं वो सही सुमेलित हैं, यानी मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने की, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने और सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने की थी। इस प्रकार इसमें पूछा गया था सही सुमेलित नहीं है, तो कर्पूर मंजरी हर्ष ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शकुंतलम किसने लिखा है? बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास या भवभूति? तो इसका सही आंसर होगा कालिदास। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम या शकुंतलम जो है
वो महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना है। यह संस्कृत भाषा का एक नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन है। बाण भट्ट की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इसमें हर्षचरित और कादम्बरी आते हैं। भवभूति की रचनाओं की बात करें तो इसमें उत्तर रामचरितम और मालती माधव ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम या विक्रमोर्वशीयम। तो इसका सही आंसर होगा मृच्छकटिकम, क्योंकि मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं और ये गुप्तकालीन नाटक है जिसका अर्थ है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। महाकाव्यों की बात करें तो इसमें 2 आएंगे, एक है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभवम। खंड काव्य की बात करें तो इसमें मेघदूतम और ऋतुसंहारम के नाम विशेष उल्लेखनीय है। और नाटक की बात करें तो इसमें अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये 3 नाटक हैं। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर होगा अग्निमित्र। नाम से ही स्पष्ट है, अग्निमित्र इस नाटक का नायक है। ये कालिदास का 5 अंकों वाला नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। अग्निमित्र जो थे वो विदिशा का शासक यानी गोप्ता होता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वप्नवास वदत्ता, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत या रत्नावली। आंसर होगा मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है जिसमें कालिदास के द्वारा रचित की गई। और अगर हम बात करें स्वप्नवास वदत्ता की, यह महाकवि भास की रचना है जिसमें वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भास। इसके लेखक महाकवि भास हैं। 1912 में टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी। स्वप्नवासवदत्ता भास का सबसे उत्कृष्ट नाटक माना जाता है। भास के अन्य प्रमुख नाटकों की बात करें तो इसमें प्रतिज्ञा, योगंधरायण, उरुभंग और कर्णभार आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? अभी हम लोगों ने देखा काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्यायोग या महाभाष्य। तो भास की रचना में आएगा मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग जो है वो भास द्वारा रचित नाटक है। ये महाभारत के पात्र भीम और घटोत्कच पर आधारित एक एकांकी नाटक है। वहीं बात करें काव्यालंकार की तो इसके रचनाकार हैं भामह। कुछ स्रोतों में इसमें रुष्ट्रन की रचना भी लिखा हुआ मिलता है। वहीं नाट्यशास्त्र की बात करें तो भरत मुनि ने रचना की इसकी और महाभाष्य की रचना पतंजलि जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? जयदेव, सूरदास, केशव या मीरा। इसका सही आंसर होगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। जयदेव जो थे वो बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन जो कि 12वीं शताब्दी में हुए, इन्हीं के आश्रित महाकवि थे। यह एक गीति काव्य है जिसमें श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम का वर्णन है। इसमें 12 सर्ग हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन। आंसर होगा लक्ष्मण सेन। जयदेव बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन स्वयं भी विद्वान थे और उन्होंने अपने दरबार में कई विद्वानों यानी पवनदूत के लेखक धोए आदि को संरक्षण भी दिया था। जयदेव लक्ष्मण सेन के
पंचरत्न में से एक माने जाते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? धोए, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या लक्ष्मण सेन? आंसर होगा जयदेव। धोए की बात कर लें तो ये भी लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, लेकिन इन्होंने पवन दूत की रचना की थी। वहीं गोवर्धनाचार्य की बात करें तो इन्होंने आर्य सप्तशती की रचना की थी। वहीं और ये सभी जो थे वो लक्ष्मण सेन की राज्यसभा से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। अष्टांग संग्रह की बात करें तो अष्टांग संग्रह एक आयुर्विज्ञान से संबंधित था जिसके लेखक वाग्भट थे। वहीं दशरूपक की बात करें तो इसका मिलान होगा नाट्यकला से जिसके लेखक धनंजय थे। वहीं लीलावती की बात की जाए तो ये गणित की रचना है जिसके लेखक भास्कराचार्य द्वितीय थे। वहीं महाभाष्य की बात करें तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके लेखक पतंजलि हैं। तो इस प्रकार सही कूट होगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाओं की बात करें तो कालिदास जी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम जिसमें नायक है अग्निमित्र, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम इत्यादि नाटकों लेखकों की रचना की। विशाख दत्त की बात करें तो इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। भास ने स्वप्न वासवदत्ता और मध्यम व्ययोग की रचना की। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। राजशेखर की बात करें तो इन्होंने कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा की रचना की और ये प्रतिहारों के दरबार को सुशोभित करते थे। भास्कराचार्य ने लीलावती की रचना की जो कि गणित पर आधारित रचना है। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है और ये नंद वंश के शासक महापद नंद के समय में थे। अष्टांग संग्रह की बात करें तो ये वाग्भट की रचना है जो कि चिकित्सा और आयुर्वेद पर आधारित है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया शुंग काल में। परमार वंश के स्रोत की बात करें तो नव सहसांग चरित पद्मगुप्त की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। इसमें हमें परमार वंश के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। मिलिंद पन्हों की बात करें तो इसमें नागसेन और मिनेंडर के संवाद हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो सीधी सी बात है, ये गीता में कहा गया है। यह प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग सिद्धांत का मूल मंत्र है जिसमें कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान दिया था जिसका अर्थ है मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य यानी कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हों, जातक कथाएं या उपयुक्त सभी? सही आंसर होगा संगम साहित्य। देखिए, संगम साहित्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और युद्ध विषयों से संबंधित है। इसमें व्यापारिक मार्गों का विस्तृत जानकारी विवरण हमें नहीं मिलता, जबकि मिलिंद पन्हों और जातक कथाओं में तत्कालीन व्यापारिक मार्गों का विशद विवरण हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, महाभारत, गीता या राजतरंगिणी? इसका आंसर होगा महाभारत। महाभारत के आदि पर्व के विषय में कही गई बात है ये। इसका अर्थ है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र है।
जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। महाभारत की रचना की बात करें तो इसके रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसकी 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर या शकुंतला। आंसर है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वो मूलतः संस्कृत भाषा का भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मुगल काल में इसका फ़ारसी अनुवाद आयर दानिश नाम से अबुल फजल ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। अगला सवाल है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई कालिदास के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, तुलसीदास द्वारा या रैदास द्वारा। आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा जी के द्वारा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से नीति शास्त्र और लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। इसके 5 भाग तंत्र हैं, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। सर्ववर्मा की बात करें तो इन्होंने कातंत्र की रचना की थी, जो कि व्याकरण एक ग्रंथ है। शूद्रक की बात करें तो इन्होंने मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना की थी। वहीं विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी, जो कि याज्ञवल्क स्मृति पर एक टीका है। वहीं कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी, जो कि कश्मीर के इतिहास को इंगित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का 3, माफ़ कीजिएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में निबंधकारों के नाम है और सूची 2 में उनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। देण भट्ट या देवण भट्ट जो हैं, इन्होंने स्मृति चंद्रिका की रचना की थी और हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना की थी। इसी प्रकार माधवाचार्य ने पराशर माधव की रचना की थी और बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की थी। आंसर हो जाएगा डी, 4, 3, 2, 1। देखिए, देवण भट्ट ने स्मृति चंद्रिका की रचना की, हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना की, माधवाचार्य ने पराशर माधव की रचना की और बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की। तो आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ये गलत है। डिटेल भी पढ़ते हैं इसका। कथन गलत क्यों है? क्योंकि दोनों ही धर्मशास्त्र स्मृति पर आधारित कानून थे, जाति आधारित नहीं थे। दूसरा कथन क्या है? मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही ऐसा होता था। ये सही कथन है। इसका डिटेल पढ़ते हैं। क्यों सही है? मिताक्षरा जिसके रचनाकार हैं विज्ञानेश्वर, इसमें जन्मना अधिकार यानी जन्म से पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात की गई है। वहीं दायभाग जिसके रचनाकार हैं जीमूतवाहन, इसमें पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र के अधिकार की बात की गई है और ये मुख्यतः बंगाल और असम में मान्य है। कथन 3 को पढ़ें। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। ये गलत कथन है, क्योंकि मिताक्षरा में भी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की चर्चा की गई है। इस प्रकार केवल 2 सही होगा। आंसर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या लल्ल? आंसर होगा भास्कर। देखिए, 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय ने बीज गणित में विशेष योगदान दिया और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं। पहला है लीलावती, जो कि अंक गणित से संबंधित है। दूसरा है बीज गणित, तीसरा है
तीसरा है गृह गणिताध्याय और चौथा है गोलाध्याय। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा भास्कर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय थे। चिकित्सक, गणितज्ञ, संगीतज्ञ या मूर्तिकार? आंसर होगा गणितज्ञ। भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर अंक गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती की रचना की थी और यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य और ये अंक गणित से संबंधित है और इसका फारसी अनुवाद मुगल काल में फैज़ी ने किया था, जो कि अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे और ये 4वीं से 5वीं सदी में भारत में हुए और प्राचीन भारत के ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। और इसी के साथ आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की और उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। की तरफ निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? भास्कर, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट? आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान यानी डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम की खोज की थी। उन्होंने शून्य के महत्व और उसके प्रयोग का स्पष्ट विवरण दिया था। आर्यभट्टियम ग्रंथ वैदिक गणित का एक प्रमुख ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मत विलास प्रहसन, इसके लेखक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, माँ क्षत्रप रुद्रदमन, महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय? इसका आंसर होगा महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। यह एक प्रहसन यानी सैटायर है। इसमें कापालिकों, बौद्ध भिक्षुओं और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों के पाखंड और व्यसन पर व्यंग्य इन पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? हेमचंद्र, कल्हड़, सोमदेव या महेश? आंसर होगा सोमदेव। ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की थी। सोमदेव जो हैं वो चाहमान यानी चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव के दरबारी कवि थे। इस नाटक में विग्रहराज और इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के प्रेम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में या वायु पुराण में? आंसर होगा इसका वायु पुराण। वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। महाभारत के भीष्म पर्व में इसे चित्रोत्पला कहा गया है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है, जिसके अन्य नाम कनकरानंदिनी और महानंदा भी हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग सिद्धांत पर आधारित है और महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत की बात करें तो इसके रचयिता वेदव्यास हैं, जिसमें उक्ति मिलती है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। संगम साहित्य की बात करें तो दक्षिण भारत का इतिहास इसमें हमें देखने को मिलता है और लेकिन ये व्यापारिक मार्गों पर मौन धारण करे हुए है। पंचतंत्र की बात करें तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा और ये सर्वाधिक अनुदित ग्रंथ है। मुगल अनुवाद की बात करें तो मुगल नाम इसका आर्य दानिश है। महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लें तो मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की, जिसमें जन्म से अधिकार की बात की गई है संपत्ति पर। दायभाग की बात करें तो इसके रचनाकार हैं जीमूतवाहन, जिसमें पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पे अधिकार की बात की गई है। राजतरंगिणी के रचनाकार कल्लड़ हैं, जिसमें कश्मीर का इतिहास हमें देखने को मिलता है। मृच्छकटिकम ने शूद्रक की रचना की।
आर्यभट्टियम, दशमलव प्रणाली और पृथ्वी का घूर्णन, ये सभी अपने शास्त्रों में किया। भास्कराचार्य की बात करें तो इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती जो कि अंकगणित पर आधारित है और बीज गणित के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। नाटक की बात करें तो मत विलास प्रहसन नामक नाटक महेंद्र वर्मन का है जो कि एक व्यंग्य नाटक है। ललित विग्रह राज की बात करें तो इसके रचनाकार हैं सोमदेव। भूगोल की बात करें तो महानदी का वायु पुराण में नाम नीलोत्पला और महाभारत में चित्रोत्पला नाम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से। तो इसका सही आंसर होगा समाज व्यवस्था से। देखिए, मनुस्मृति कुल 18 स्मृतियों में से एक है और इसे सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसके रचनाकार मनु थे। ये मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम महान विधि निर्माता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? आंसर होगा मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की और भारतीय समाज के नियम कानूनों का आधार प्रस्तुत किया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? विश्वनाथ, भामा, भरत मुनि या भवभूति? आंसर होगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र एक अत्यंत प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे भरत मुनि ने लिखा है। ये ग्रंथ रंगमंच यानी थिएटर, नृत्य और संगीत कलाओं पर आधारित है। इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नाटक का आधारभूत स्रोत माना जाता है। सवाल है, शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, भास्कर प्रथम ने या किसी अज्ञात भारत ने? इसका सही आंसर होगा किसी अज्ञात भारत ने। देखिए, व्याख्या इसकी देखते हैं। सोर्स के अनुसार शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी शती में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और बाद में यूरोप में फैलाया। अरब जगत में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। नोट करने वाली बात यह है, यद्यपि लोकप्रिय रूप से आर्यभट्ट का नाम लिया जाता है, परंतु आयोग और सोर्स ने अज्ञात भारतीय विकल्प को सही माना है, इसलिए सही आंसर होगा किसी अज्ञात भारतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने या सुमेरियों ने? तो इसका आंसर होगा भारतीयों ने। गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज का श्रेय भारतीयों को दिया जाता है। यह खोज गणितीय इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहला है लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुईली, ये सही है। दूसरा द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक टॉलमी नहीं बल्कि प्लिनी द एल्डर थे। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेई स्ट्रोगस, ये सही है, और द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स की, ये भी सही है। तो इस प्रकार सही आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा बी, द नेचुरल हिस्ट्री, जिसके लेखक टॉलमी नहीं है, प्लिनी द एल्डर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? सितार, वीणा, सरोद या तबला? इसका आंसर होगा वीणा। वीणा सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति और संगीत का अभिन्न अंग रही है। सितार, सरोद और तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है जिसके लेखक मनु हैं, जिसमें विषय की बात करें तो समाज व्यवस्था और कानून की बात की गई है। ये प्रथम विधि निर्माता थे मनु। नाट्यशास्त्र की बात करें तो इसके लेखक है भरत मुनि, जिसमें रंगमंच, नृत्य, संगीत का आधार है। शून्य की बात करें तो इसके आविष्कार भारतीयों के द्वारा किया गया, जो कि अज्ञात भारतीय थे,
और अरबों के माध्यम से ये यूरोप में पहुंचा था। द नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो इसके लेखक हैं प्लिनी द एल्डर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो वह है वीणा। सितार और तबला जो है वो मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। द हिस्ट्रीज के लेखक हैं हेरोडोट्स और लाइफ ऑफ ह्यूनसांग के लेखक हैं हुई ली। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे कहाँ से, अब तो ये सवाल ख़त्म हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमारी PYQ सीरीज़ में साहित्य एवं साहित्यकार के जितने भी आए हुए PYQs हैं उनको हम लोगों ने देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और भी लोगों को बताएं जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, उनसे आप प्लीज़ डिस्कस करें। धन्यवाद।